नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम है रविकांत और अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी। अभी इनसे पूछूंगा कि बीजेपी में जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ चल रहा है और बिहार के एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रधानमंत्री से जाकर मिले हैं और जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी असमंजस में है या नहीं है। गुरु प्रकाश जी अभी हमें बताएंगे। देखिए, सवाल नहीं खड़ा होता है और जाति का प्रश्न एक यक्ष प्रश्न है। जाति को राजनीति से जोड़ करके देखना उचित नहीं है। जाति एक सामाजिक विषय है। मैं आपका स्मरण कराना चाहता हूं, जब ये देश स्वतंत्र हुआ, महात्मा गांधी जी के देहांत से 3 दिन पहले उनका एक लेख है। उसमें उन्होंने 27 जनवरी 1948 को स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो रहा है, लेकिन आज भी आर्थिक, नैतिक और सामाजिक रूप से हमारे देश के 7 लाख गांवों में रहने वाले हमारे भाई और बहन पराधीन हैं। अब सामाजिक रूप से पराधीन है, इसका क्या अर्थ है कि हमारे यहाँ जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक संरचना है, उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं, उसकी अपनी कमियाँ हैं। तो गांधी जी ने इस ओर इशारा ही नहीं किया था, इस दिशा में बहुत काम भी किया था। स्वतंत्रता के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर का भी एक भाषण है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऑन 26 जनवरी वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। 26 जनवरी 1950 में हम भारतवासी एक ऐसे राष्ट्र जीवन में प्रवेश करेंगे जो विरोधाभास से भरा रहेगा। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट का प्रिंसिपल रहेगा, लेकिन सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से असमानताएं रहेंगी। तो ये समझने की आवश्यकता है। आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कास्ट या जो जाति का यक्ष विषय है, ये राजनीति से, किसी पार्टी से, किसी सत्ता से जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो गलत करता है। जाति जनगणना 1931 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई। हमारे संविधान के निर्माताओं का विचार था कि भाई अगर जाति के नाम पे जनगणना होगी तो समाज में विखंडनकारी शक्तियां शायद प्रभावी हो सकती हैं। कुछ कारण रहा होगा कि 1931 के बाद से लेकर के आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। अब आज जो लोग मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, उन्होंने भी नहीं किया। क्या कारण है? तो 2001 हो, 2011 हो, 2021 हो, इस प्रकार का विमर्श चलना स्वाभाविक है। लेकिन हम लोगों का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस कोई इकलौता मापदंड नहीं हो सकता है सामाजिक न्याय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का, सामाजिक न्याय के प्रति आपकी संवेदनशीलता का। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि 1990 के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम से शुरू हुई हैं, उसमें क्या हश्र हुआ है, कितना सामाजिक न्याय हुआ है, हम सब जानते हैं। शुरुआत जमात से की, बहुजन बहुजन किया आपने, फिर गाड़ी जात पे रुकी, फिर एक परिवार पे रुक गए। सामाजिक न्याय का अर्थ ये तो नहीं है। इसीलिए ये विषय समझिए थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं आपसे। ये इस विषय पे तुरंत लोग अपने राय विचार को बना लेते हैं। इस विषय की एक पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तो हल्की सतही बात करेंगे। तो जाति जनगणना कोई इकलौता मापदंड, एक ऐसा यार्डस्टिक नहीं होना चाहिए कि सोशल जस्टिस के प्रति आपकी कमिटमेंट को जज किया जा सके। पिछले 7 वर्षों में, वो चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, शासन प्रशासन में भागीदारी की बात हो, अभी जो नवनिर्मित मंत्री परिषद है, भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 27 ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को मंत्री बनाया गया है। नीट की परीक्षा की बात करिए, 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इतना समय लग गया नीट में आरक्षण देने में आप लोगों को। आप मंडल कमीशन की बात करिए, काका कालेलकर कमीशन की बात करिए, जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। आखिरकार क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने इन रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इससे अनकंफर्टेबल थी। और आज जो पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुखरता से इस बात को रख रही है, उससे उनका जो वैचारिक दोहरापन है
जो डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस से ज़्यादा उतावले जातीय जनगणना को लेकर आप ही के गठबंधन सहयोगी कह सकते हैं बिहार में बीजेपी के ही बदौलत यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नेतृत्व तो वो कर रहे हैं, कांग्रेस में तो अब उतना जान रहा ही नहीं है और ये बिहार से उठ रहा है। नहीं नहीं, देखिए, पॉलिटिकल अलायंस हम लोगों का मजबूत है और आज का नहीं है, बहुत पुराना है। भारत की राजनीति में गठबंधन धर्म, जो कोलिशन धर्मा होता है, ये कॉन्सेप्ट अटल जी लेकर के आए थे। तो हमारे गठबंधन में सबका उचित सम्मान है। पिछले 15 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार कुशलतापूर्वक चल रही है और हम आश्वस्त हैं कि आने वाले 5 वर्षों में मजबूती से, चुनावों में जो हमारा नारा था, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, हम इस दिशा में अग्रसर हैं। लेकिन अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं और एक परिपक्व और सफल लोकतंत्र का ये संकेत है। ये एक गठबंधन में रहने के बावजूद भी वैचारिक असमानताएं हो सकती हैं। वैचारिक असमानता कुछ मुद्दों पे हो, ये स्वाभाविक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वैचारिक विविधता होना परिपक्व लोकतंत्र का एक संकेत है। और जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बिहार के प्रतिनिधिमंडल से मिलते हैं, एक पेशेंट हियरिंग 45 मिनट से लेकर के 50-55 मिनट तक की बैठक होती है। एक एक सदस्य के मन में क्या विचार है, क्या चिंताएं हैं इस विषय को लेकर के, उनके क्या सुझाव है, उनको सुना जाता है। तो इस विषय पे विचार हो रहा है, तो इसको जानबूझ करके गठबंधन से जोड़ के देखना उचित नहीं है। फिर भी बीजेपी का स्टैंड जो क्लियर रूप से है वो बताइए, क्योंकि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं पक्ष में है, महत्वपूर्ण सवाल ये है। देखिए, ऐसा है कि हम 135 करोड़ लोगों के देश हैं। लोकतंत्र में हाँ ना ऐसा नहीं होता है, वाइट ब्लैक नहीं होता है, ग्रे होता है। आपके जैसे कि बिहार में 10 पार्टियां कही कि हाँ हम पक्ष में हैं, बीजेपी किधर है, वो एक्सप्लेन तो वहाँ पर नहीं चलेगा। वोटिंग में तो हाँ और ना ही होता है। वोटिंग क्या है? जाति जनगणना पे कोई रेफरेंडम थोड़ी हो रहा है, रेफरेंडम थोड़ी हो रहा है। जाति आज का विषय है नहीं। और मैंने पृष्ठभूमि में बताया आपको, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इसमें देखिए, डेमोक्रेसी में हाँ या ना नहीं होता है। डेमोक्रेसी में चर्चा होता है, विचार होता है, विमर्श होता है, संवाद होता है, और संवाद की प्रक्रिया चल रही है। जब भी शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगेगा तो आपके समक्ष आ जाएगा हाँ या ना, यस नो। इससे लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र चलता है परिचर्चा पे। लोकतंत्र की नींव संवाद पे रखी गई है और शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र है। ये हाँ या ना पे तो शुरू नहीं हुआ है, इसकी बुनियाद हाँ या ना पे तो रखी नहीं गई। हाँ, आरजेडी कह रही है गुरु प्रकाश जी कि बीजेपी जातीय जनगणना में रोड़ा बन रही है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का क्या एजेंडा है, क्या विचार है, अब उस पर हम लोग टिप्पणी करें ये उचित नहीं है। लेकिन जाति पे, सामाजिक न्याय पे, हम लोगों की प्रतिबद्धता पे, हम लोगों की संवेदनशीलता पे हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। पिछड़ा होना क्या है, पिछड़े होने का दंश क्या है, उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने गरीबी अनुभव किया है। तो पिछड़े वर्ग के प्रति आपकी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए हम हाँ या ना में जवाब दें, ये उचित थोड़ी ना है। हमने काम किया है। जैसे मैंने बोला कि नीट की बात हो, शासन प्रशासन में भागीदारी की बात हो, और केंद्रीय मंत्री परिषद में 27 की संख्या में, बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के मंत्री बन के आए हैं। प्रमुख मंत्री परिषद में उन लोग की एक आवाज़ बुलंद हुई है। और जब भी मैंने आपको ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के इशू पे मुझे लगता है कि हमारा कमिटमेंट है, और हमारे कमिटमेंट पे कोई हमें प्रमाण पत्र देगा ये उचित नहीं मानते। हमारी प्रतिबद्धता, हमारी संवेदनशीलता सामाजिक न्याय के प्रति थी, है और आगे भी रहेगी। बीजेपी गरीबों की गणना करना चाहती है, महत्वपूर्ण ये है या कुछ और है? देखिए, इस विषय पे बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, बहुत सारी कमीशन बने हैं। तेंदुलकर कमेटी का अपना रिपोर्ट है,
प्लानिंग कमीशन का अपना रिपोर्ट है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं उसमें ये मापदंड होता ही है। जनधन योजना हो, आधार हो, मुद्रा हो, उज्ज्वला हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, इससे जो लाभान्वित वर्ग है, तो जो भी आर्थिक रूप से चुनौती का सामना कर रहा है, हम उन तक पहुंचने में सफल हुए हैं। और अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं ऐड करना चाहता हूं कि इस देश में 2014 के पहले आर्थिक छुआछूत था, फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी थी। 42 करोड़ लोग, उनका बैंक अकाउंट था ही नहीं। तो 42 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग नेटवर्क में लेके आना, प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार से कल्याणकारी योजनाओं के लिए जितना आर्थिक एक्सपेंडिचर जाता है वो यहाँ पहुँचता है। हमें वो भी कालांश याद है जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे, हम 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसा पहुँचता है। आज ई रूपी के माध्यम से, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से, वित्तीय पारदर्शिता के माध्यम से गवर्नेंस है। और इस गवर्नेंस का ही परिणाम है कि लगातार वो चाहे 2014 हो, 2019 हो, बीच में जितने भी प्रांत में विधानसभा चुनाव हुए हैं, लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने जनादेश के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व पे और भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जताया है। तो मुझे लगता है किसी से प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अंत्योदय के विचार पे चलने वाले लोग हैं, हम उस पर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये बात कर रहे थे हम बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी से। और फिर भी गुरु प्रकाश जी, यह जातीय जनगणना एक विचारणीय बात है, तो क्या बीजेपी इस पर विचार करेगी? क्योंकि बिहार के कई नेता वहाँ पर गए हैं, इसलिए विचार करेगी। एक प्रश्न को आप दोबारा पूछिएगा तो हमारा उत्तर तो नहीं बदल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी जब शिष्टमंडल से मिले हैं, उन्होंने एक पेशेंट हियरिंग दी है, उन्होंने कहा है कि चर्चा होगी, विचार होगा। 135 करोड़ का देश है, इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 135 करोड़ लोगों को नई भारत की कहानी में, न्यू इंडिया की स्टोरी में कैसे साथ लेके चलना है, प्रधानमंत्री उस दिशा में सोच रहे हैं। और जो भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पे फिट बैठेगा, वो प्रधानमंत्री जी उसको अपनाएंगे और आगे लेके चलेंगे। आप निश्चिंत रहिए। हमने एक ही सवाल को लगभग 3 बार हमने गुरु प्रकाश जी से सोचा कि कुछ और नई नई बातें आए, मगर एक ही बातें आई कि इस पर विचार होगा। और ये देश 135 करोड़ जैसा कि बता रहे हैं, तो उन तमाम बातों को लेकर और खबरों को लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल ये जातीय जनगणना को लेकर अभी बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी से हम बात कर रहे थे। इन्होंने वक्त निकाला, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और आप देखते रहिएगा झकास भारत। और मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे कुंदन जी हैं, उनको भी धन्यवाद कहेंगे। और धन्यवाद।